अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा जी, बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चलेंगे। पिछले वीक के जो टेक्निकल एनालिसिस थे उनके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पिछले वीक फंडामेंटल डायरेक्शन नहीं थी तो लॉन्ग टर्म ट्रेड से मैंने मना किया था। इंट्राडे ट्रेड्स टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर दी थी कि इस बेस पे आपने इस तरह करना है, क्योंकि जब आपका बड़ा ट्रेंड आपके साथ दे रहा होता है तो आप इंट्राडे घुसते हुए भी अच्छे लगते हो। और फैसला कुन मराहल पे था, हमने कहा था ब्रेकआउट D1 का होगा, यू डिक्सी का और गोल्ड का चीज़ें समझाई थी इंशाल्लाह ताला। काफ़ी ज़्यादा फाइन, हाँ हम थोड़ा सोच रहे थे कि जो है ना डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन साथ हम ये भी कह रहे थे कि हमने वो चीज़ फॉलो करनी है। देखें, एक प्रिडिक्शन है मेरी कि गोल्ड बाय जा सकता है, तो वो एक प्रिडिक्शन है, गोल्ड बाय जा सकता है, इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं की जाएगी। वो जो मार्केट बताएगी उसके ऊपर की जाएगी। और गोल्ड को सेल जाना ही था, कंटिन्यूसली 4-5 हफ्ते हो गए हैं गोल्ड को हम भी सेल ही भेज रहे हैं। फैसला कुन मराहल पे था, फैसला हुआ ब्रेकआउट का, जैसा कि मैंने आपको पिछले एनालिसिस में कहा। गोल्ड काफी गिरा, बड़ी खुशाइंद बात आप लोगों के लिए, मैं आगे समझाता हूँ कैसे। उससे पहले मैं जरा वीडियो को लंबा नहीं करता, बातें वैसे काफी करने वाली होती हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लोग बोर हो जाते हैं। अच्छा, फंडामेंटल एनालिसिस की बात की जाए तो मंडे को ऑस्ट्रेलियन डॉलर और चाइनीज युआन जो है वो बंद है मार्केट जी। इसकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर वाले जितने भी पेयर्स हैं ये ट्रेडेबल नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, मूवमेंट बहुत कम होगी, या आप कह लें कि बैंक हॉलीडे की वजह से छुट्टी है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन के बाद कैनेडियन डॉलर यानी कि कैड वाले जितने भी पेयर्स हैं ये तो आपने मंडे वाले दिन इंट्राडे के अंदर भी निकाल देने हैं। उसके अलावा छोटी छोटी न्यूज़ेस जैसे कि JPY की है, बैंक ऑफ जापान समरी ऑफ ओपिनियंस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, छोटी छोटी काफ़ी यानी न्यूज़ेस हैं। और उसके बाद यूरो की, CHF की, और उसके बाद जनाब पाउंड की। तो मंडे वाला दिन इस बार स्लो नहीं रहेगा। अमूमन क्या हम कहते हैं, जो स्टार्टिंग है वो स्लो होगी, लेकिन उसके बाद ये दिन जैसे जैसे शाम होती जाएगी ये आपका दिन जो है स्ट्रोंग होता जाएगा। लाइक 10-11 बजे के बाद आपको मूवमेंट नजर आना शुरू हो जाएगी। 12 बजे के बाद जो है वो ऑनवर्ड्स जो यूरो वाले पेयर्स हैं इंट्राडे में बड़ा अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, और इनके अंदर मूवमेंट जो है वो खासी रहेगी और ठीक ठाक रहेगी, बोर वाला नहीं होगा। लाइक ये सारी छोटी छोटी न्यूज़ हैं, आप इग्नोर कर देते हो, लेकिन ये न्यूज़ जो हैं हमारी मार्केट की मूवमेंट, ये हम इनके ऊपर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। लाइक अगर आप कहो ना कि इसके ऊपर एक प्रिडिक्शन दे दें, ये जो पीली कलर वाली न्यूज़ है, प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, बट ये हमें एटलीस्ट मूवमेंट रहेगी। मूवमेंट रहे तो हम टेक्निकल एनालिसिस लगा के कोई ना कोई प्रिडिक्शन जरूर करते हैं, लेकिन मार्केट मूव ही ना करे तो हम वहां पे बेबस हो जाते हैं। उसके बाद 7 बजे USD की सप्लाई मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो PMI है, जो कि स्लाइटली स्लाइटली 50 से ऊपर हो तो हम इसको हाई पॉजिटिव कहेंगे, लेकिन स्लाइटली एक पॉजिटिव न्यूज़ है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी ये पॉजिटिव होना बड़ा ज़रूरी था, और मुझे पॉजिटिव चाहिए भी था, लेकिन कैसे चाहिए था, क्यों चाहिए था, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो स्लाइटली एक पॉजिटिव न्यूज़ है, 10 पिप्स की भी न्यूज़ हो तो हमारा काम हो सकता है इससे। 10 पिप्स हर इस पे मूवमेंट इतनी गोल्ड वगैरह की नहीं होती। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस है, ये भी पॉजिटिव है, बट ये एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, बट एटलीस्ट ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। उसके बाद 8 बजे फेड, ठीक है, चेयर पावेल स्पीक्स। अब ये जो स्पीक है, हालिया एक मीटिंग हुई है इनकी टीचर्स और वगैरह वगैरह, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें भी फेड जो है वो कह सकता है कि इस मीटिंग में कि जो फ्यूचर की पॉलिसी, क्योंकि एग्जैक्ट ये कुछ अनाउंस नहीं करने वाले, ये इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने वाले, ये क्वेश्चन आंसर सेशन आप कह लें, जिसमें वो अपनी फ्यूचर प्रिडिक्शंस बता सकते हैं कि हमारा 2023 के अक्टूबर के अंदर या 2023 के नवंबर या दिसंबर में क्या प्रिडिक्शन है और हम क्या करने का सोच सकते हैं या सोचने जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उसमें यह है कि वो पॉजिटिव कोशिश करेंगे, सोचेंगे, जिसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, बट ये डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि ये कोई उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो उसमें जो वो बोलेंगे, बात करेंगे, उसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। लाइक ये नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है बाय सेल कर लो, ये एक क्वेश्चन आंसर है, और डेफिनेटली हमें उम्मीद है कि वो कोशिश ये करेंगे कि इन्फ्लेशन को रोकें और डॉलर को स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, और थोड़ा सा ऊपर लेके आए। सो अब पॉजिटिव जा सकती है और पॉजिटिव जानी भी चाहिए, ताकि को फैसला कुन मराहल जो हैं वो हों हमारे लिए। सो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, प्रॉपर प्रिडिक्शन नहीं हो सकती इसकी,
इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मूवमेंट के लिए बहुत अच्छी है, मार्केट किसी न किसी फैसला कुन मराहिल में। और मंडे वाले दिन है सबसे बड़ी अच्छी बात, मंडे वाले दिन अगर ये है तो इसका मतलब अगले जो 4 दिन गुजरेंगे वो हमारे अच्छे गुजर जाएंगे, मार्केट फैसला कुन मराहिल के ऊपर, टेक्निकल के ऊपर भी आ जाएगी इसके बाद। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर का कैश रेट है, जो कि मैंने इनकी जो स्टेट बैंक है, इनका रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, उसकी वेबसाइट पे पढ़ा है, जहां पे पढ़ने के बाद ऐसी फील हो रहा है कि वो कैश रेट यानी जो इंटरेस्ट रेट है उसको नहीं चेंज करना चाहते, और इंटरेस्ट रेट उनका काफ़ी ज़्यादा है, वो चेंज नहीं करना चाहते और रिमेन अनचेंज होगा। बट इसका कोई इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर ज़्यादा नहीं, लेकिन मूवमेंट ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे रहेगी, हमें टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की ट्यूसडे वाले दिन ये कि ट्रेडेबल रहेगा, अच्छी मूवमेंट रहेगी, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए। बाकी वो कैश रेट जो है, जो इनके इंटर बैंक्स का आपस में होता है, वो ये बढ़ा नहीं रहे हैं। उसके बाद CHF की CPI रिपोर्ट है, विच इज नेगेटिव रिपोर्ट। ठीक है, CHF की आई थिंक बल्कि वो NZD की है, NZD की है। मैं थोड़ा ये था कि CHF की भी जो है ना वो है, रिपोर्ट है उसकी, उनके बैंक की। तो CHF की जो इन्फ्लेशन रिपोर्ट है वो कम है, इसका मतलब है कि उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब आप इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे तो डेफिनेटली जो आपका इन्वेस्टर है वो आपके आपके बैंक्स में पैसा नहीं रखवाता, या आपका जो एक कॉमन बंदा है वो पैसा नहीं रखवाता। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ होगी 11:30 पे ट्यूसडे वाले दिन CHF की, CPI की। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, जॉब्स जॉब ओपनिंग, जो कि हर बार जो डाटा देती है उसके ऑपोजिट आती है, जिसका मैं आपको थोड़ा सबूत दे देता हूँ। पिछली बार का फॉरकास्ट थी कि 9.49 M जो है वो डाटा आएगा, बट जब आया तो डाटा बीरिश आया। उसके बाद जनाब 9.62 थी, प्रिडिक्शन 9.61 की थी, लेकिन ये है कि प्रिडिक्शन कम की थी, थोड़ा कम आया, तो ये तो एक्यूरेट था, ठीक है। लाइक अगर प्रिडिक्शन उन्होंने बीरिश दी हुई है तो उससे भी बीरिश आता तो ये तो ठीक है प्रिडिक्शन उनकी। उससे पीछे उन्होंने क्या है कि 9.93 M होगा, उससे भी कम हुआ, ठीक है, लेकिन लास्ट जो था वो आप कहने के नेगेटिव था। उसके अलावा 9 जो है वो 0.75 M है, और उन्होंने प्रिडिक्शन 9.41 M की दी और वो हमारे अगेंस्ट चली गई। अच्छा, स्लाइटली पॉजिटिव होना चाहिए डाटा, जोल्स जॉब ओपनिंग का स्लाइटली पॉजिटिव होना चाहिए डाटा, जो है वो स्लाइटली, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, स्लाइटली वो पॉजिटिव प्रिडिक्शन या अनचेंज्ड की प्रिडिक्शन दे सकते हैं। डॉलर के हक में जा सकता है, लेकिन स्लाइटली पॉजिटिव जा सकता है अगर इसी डाटा के साथ न्यूज आती है, जिससे थोड़ा सा ज्यादा भी आता है फिर भी वो स्लाइटली पॉजिटिव है। हाँ, अगर वो 8.83 से 9.10 या 9 को टच करता है तो वो हाईली पॉजिटिव होगा, लेकिन जो डाटा है हमने उसके ऊपर बात करनी है, वो डाटा स्लाइटली पॉजिटिव के ऊपर आ रहा है। उसके बाद बुध आ जाती है, ऑफिशियल कैश रेट है, इनकी वेबसाइट भी मैंने पढ़ी है। न्यूजीलैंड का जो रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चक्कर के अंदर नहीं है, उन्होंने बोल दिया कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। और ऑलरेडी इनका जो न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट रेट, हाईएस्ट जो इंटरेस्ट रेट था वो 8 था, और ऑलरेडी ये 5.5 पे खड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनका मजीद कोई टारगेट है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो फिर भी मसला बन जाएगा, जाहिर है इन्वेस्टर्स को पैसा भी देना है, हाल इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़ाना, तो फिर भी मसला बन जाएगा, फिर भी इशू बन जाएगा। सो मसला ये है कि ये भी रिमेन, आप कह लेंगे ये भी कोई खास चेंज नहीं होगा। हाँ, ठीक है। उसके बाद रिजर्व बैंक न्यूजीलैंड रेट स्टेटमेंट, डेफिनेटली वो स्टेटमेंट देंगे, उससे इम्पेक्ट पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस के एतबार से। न्यूजीलैंड में हम डॉलर के अंदर कोई मंडे ट्यूसडे थर्सडे को भी ट्रेड, मंडे ट्यूसडे को भी ट्रेड लेके बैठ जाते हैं, तो ये न्यूज़ उस टेक्निकल एनालिसिस के हक में चली जाएगी। उसके बाद जनाब है ADP, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज डाटा, हाईली नेगेटिव। डॉलर का ना ये, अच्छा मैं आपको समझाता हूँ टेक्निकल वे में मुझे क्या नजर आ रहा है, वो मैं आपको बाद में प्रेडिक्शन देता हूँ। ठीक है, टेक्निकल वेज में जो होता है उसमें फैसला कुन जो चीजें होती हैं उसमें आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, लेकिन उससे पहले हमने एक एक्सपेक्टेशन जो थोड़ी सी बनानी होती है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रखता, मेरी एक्सपेक्टेशन में जो टारगेट था वो मैंने 1880 या 70 का किया हुआ था, जो मैं पहले एनालिसिस में बोलता रहूँ। और मेरी आखिरी ट्रेड जो बंद हुई वो 1876, उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं ली, बिजी भी था मैं। और मैंने, मेरा टारगेट भी अचीव था, तो मैं मजीद उसके अंदर नहीं बैठा। अच्छा,
अब एडीपी नॉन इन्फॉर्म एम्प्लॉयमेंट हाईली बीरिश है, हाईली बीरिश है, अच्छा खासा बीरिश डाटा है। अगर हम पिछला देखें तो पिछला भी बीरिश डाटा था, उससे पिछले देखें तो बुलिश था, उससे पिछला देखें बुलिश था, उससे पिछला देखें वो भी ठीक था, उससे पिछला देखें वो भी ठीक था, प्रेडिक्शन से ज्यादा ही था। इस बार उन्होंने जो लास्ट डाटा है वो भी नेगेटिव में है, इस बार भी जो डाटा आ रहा है वो नेगेटिव है। और मुझे लगता है कि डॉलर जो है इस न्यूज़ के ऊपर जो डाटा अवेलेबल है 5:15 पे कमज़ोर होगा। उसके बाद आईएसएम सप्लाई मैनेजमेंट की सर्विसेज की न्यूज़ है, पीएमआई है, विच इज़ अ नेगेटिव डाटा, अगेन नेगेटिव डाटा, ठीक है, और जो कि इकट्ठा ही है 5:15 पे और उसके बाद 7 बजे, यानी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ये दोनों न्यूज़ हैं। उसके बाद थर्सडे आ जाती है जी, थर्सडे में सीएनवाई बैंक हॉलीडेज को छोड़ दें, कोई खास बाकी पेयर्स की न्यूज़ नहीं है, लेकिन मूवमेंट बाकी पेयर्स की होती रहेगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बहुत बड़ा डाटा जो है वो है ये, क्योंकि उसका मैं आपको रीजन समझाता हूँ। अब ये डाटा जो है हमेशा हमेशा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने में हासिल होता है, लेकिन इस बार डाटा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हैं वो हर बार बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, इस बार डाटा नहीं है तो बच के, डाटा नहीं है तो उसके ऊपर बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा अपना कोई ओपिनियन नहीं देते, डाटा नहीं है। बट ऐसा लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में जो है, क्योंकि पिछला अगर डाटा देखा जाए लास्ट मंथ का, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में स्लाइटली थोड़ा सा इजाफा हुआ, और उसके बाद पिछले में कमी हुई थी, तो लग रहा है कि स्लाइटली थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है वो इजाफा होगा, बट डाटा नहीं है, ये एक ओपिनियन है। उसके बाद एनएफपी न्यूज़ है, जिसमें कैनेडियन डॉलर की एम्प्लॉयमेंट चेंज के अंदर नेगेटिव है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, क्लियरली एक नेगेटिव न्यूज़ है। अगर ये डाटा आता है तो क्लियरली एक नेगेटिव न्यूज़ है, कैनेडियन डॉलर के हक में नहीं है, बल्कि एक नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट चेंज है उसके अंदर भी कमी, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो शरह बेरोजगारी है उसके अंदर भी खासा जो इजाफा है वो हमें नजर आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि एक नेगेटिव डाटा है। उसके बाद है जी आखिरी न्यूज़ हफ्ते की, जुमे वाले दिन 5:30 पे एवरेज हॉर्ली अर्निंग यानी एनएफपी की न्यूज़ है, एवरेज हॉर्ली अर्निंग, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आज एवरेज हॉर्ली अर्निंग जो लास्ट जो डाटा था वो नेगेटिव था, उसके अंदर जो एवरेज हॉर्ली अर्निंग थी उसके अंदर डिक्रीज था 1 पॉइंट का, लेकिन जब डाटा आया तो 2 पॉइंट का डिक्रीज हुआ, यानी 4 से सीधा 2 हो गया, इसके अंदर भी डिक्रीज था। और जो जॉब्स थी इसके अंदर स्लाइटली जो है ना वो इंक्रीज था, लाइक जो फोरकास्ट थी उससे थोड़ा सा ज्यादा आया, बट उधर से एवरेज हॉर्ली अर्निंग, क्योंकि ज्यादा जो मेन बड़ा इंडिकेटर, ये तीनों न्यूज़ इकट्ठी होती हैं 5:30 पे इकट्ठी, ये डॉलर की तीनों न्यूज़ आ जाएंगी। अब जो मेन इंडिकेटर होता है ना इसमें एवरेज हॉर्ली अर्निंग्स होता है। अब जॉब्स अगर पॉजिटिव भी हैं और एवरेज हॉर्ली अर्निंग्स में कमी हो रही है तो वो नेगेटिव डाटा होगा। हाँ, जॉब्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, पिछला डाटा था एक एक 90 के, और इस बार 500+ के आ रहा है, या 300+ के आ रहा है, या दुगना हो रहा है। फिर बेशक एवरेज अर्ली अर्निंग जो है वो 1 पॉइंट कम हो, 2 पॉइंट कम हो, तो ये है कि डॉलर थोड़ा सा स्लाइटली मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इंडिकेटर जो है वो हाईली डिसाइड करता है। इस बार जो है एवरेज अर्ली अर्निंग के अंदर इंक्रीज है 1% का, और ये इंक्रीज अच्छा इंक्रीज है, लेकिन अगर डाटा 4 यानी 2 पॉइंट का आए तो ये पॉजिटिव है। और उसके बाद इन्होंने जॉब्स जो हैं उसमें कमी दिखा दी है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज के अंदर कमी दिखा दी है विच इज़ अ नेगेटिव, एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी कमी दिखा दी है विच इज़ अ पॉजिटिव। तो दो न्यूज़ इसके अंदर पॉजिटिव है, विच फील्स के डाटा जो है वो पॉजिटिव जा सकता है, डॉलर के हक में जा सकता है। एक न्यूज़ जो जॉब्स वाली रिपोर्ट है वो को अच्छी नहीं है, ये थोड़ी सी स्लाइटली होती तो हम कंफर्म इसको पॉजिटिव कहते, लेकिन अगर अगर मैं जिस तरह उन्होंने जॉब्स की प्रिडिक्शन दी हुई है, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा ये गलत हो जाएगा, और सिर्फ एक न्यूज़ पॉजिटिव रहेगी, दो न्यूज़ अगेंस्ट चली जाएंगी। क्योंकि अगर 168 के ही डाटा आता है तो ये 3.7 नहीं होगा, 3.8 ही रहेगा, तो उस वे में ये नेगेटिव जा सकती है एनएफपी, क्योंकि सिर्फ जो है ना जॉब्स का थोड़ा सा कंडीशन क्लियर हो जाती तो हमें कुछ ना कुछ पता चल जाता, लेकिन एक पॉजिटिव खुशबू आ रही है इससे। और एनएफपी का इम्पैक्ट आपको पता थोड़ी देर के लिए रहता है। सो ये फंडामेंटल एनालिसिस थे।
उसके बाद बात करते हैं हम अपने पहले पेयर जीबीपी जेपीवाई की, ताकि जीबीपी जेपीवाई वाले ट्रेडर्स यहीं पे एनालिसिस देख के चले जाएं। अब जीबीपी की जो लास्ट, ये तो मैंने अभी बीच में ये जो चैनल सा बनाया हुआ है, ये तो मैंने अभी बनाया, लास्ट जो प्रिडिक्शन दी थी, मैंने प्रिडिक्शन दी थी कि अगर इस टीएल का ब्रेकआउट होता है तो आप 300 400 200 300 पे सेलिंग में बैठ सकते हो, अगर इस टीएल का ब्रेकआउट होता है। क्योंकि अगर आप D1 देखो बच्चों, देखो ट्रेंड को प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, आपको अपने चार्ट को सिंपल, जो लोअर लोअर हाइज हैं, कि वेन एवर मार्केट अपने हाइज को प्रोटेक्ट कर रही है तो बाय ट्रेंड में है। लेकिन अगर मार्केट क्या करे, ब्रेक करे, लोअर हाई बनाए, लोअर लो बनाए, तो इट्स मीन अब मार्केट अपने लोस को बड़े टाइम फ्रेम पे प्रोटेक्ट कर रही है, लो बना रही है, लोअर लो बना रही है, तो वो लॉन्ग टर्म सेलिंग में हम इंट्राडे में भी जाके बैठेंगे। लेकिन जब हम D1 देखते हैं तो हमें कोई लोअर हाई लोअर लो का निशान नजर नहीं आता, बल्कि हायर लो हायर हाई। पहले तो मार्केट किसी फ्रेम में नहीं आ रही थी, अब यह है कि टीएल का एंगल शैंगल मार्केट को मिल गया, विच इज अ पॉजिटिव न्यूज, कि कहीं ना कहीं कोई डायरेक्शन तो हमें मिलेगी। मुझे पता था आप सेलिंग में बैठे होंगे, और इस टॉप पे बाइंग में बैठना भी जो है वो नहीं चाहिए, रिस्की हो सकता है। लॉन्ग टर्म बाइंग में, शॉर्ट टर्म में बैठा जा सकता है एसएलटीपी के साथ। तो मेरी प्रिडिक्शन थी कि ये टीएल ब्रेक होगी, देन आप सेल कर सकोगे, लेकिन वो टीएल ब्रेक नहीं हुई। वो एग्जैक्ट उसी जगह पे, हालांकि ये एंगल कंफर्म नहीं था उस वक्त, एग्जैक्ट उसी जगह पे मार्केट जो है वो आके टकरा के बाय जाना शुरू हो गई। अगेन मैं प्रिडिक्शन दूंगा, बाइंग मैं यहाँ से नहीं करवाऊंगा, लेकिन एक प्रिडिक्शन अगेन दूंगा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। और बड़ा जो ट्रेंड शुरू होगा वो तब भी होगा जब मार्केट लो लोअर हाई लोअर लो बनाएगी। ठीक है, एटलीस्ट छोटा ही बनाए, लेकिन अपनी जो डायरेक्शन जो टीएल इस तरह जा रही है ना, वो कम से कम इस तरह हो जाए। तो उस वक्त आपको आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, जब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इस तरह की चीज मिलेगी। अब छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट, और अगर आप सेलिंग करना चाहते हो तो फिर क्या करो, और बाइंग करना चाहते हो तो फिर क्या करो, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो एंगल है ना, ये वाला, ठीक है, ये जो ऊपर वाला एंगल है ना, इसका प्रॉपर आप लोगों ने ब्रेकआउट होने देना है, फिर बाइंग करनी है उससे पहले। और सेलिंग में तो मैंने आपको ये D1 वाली टीएल बताई हुई है, तो सेलिंग में अब बाइंग अगर आप लोगों ने करनी है, शॉर्ट बाइंग, तो इसका ब्रेकआउट आपने होने देना है। और अपनी टीपी जो मिनिमम भी आपने रखनी है वो इस जगह के ऊपर, मिनिमम जो टीपी रखनी है वो यहाँ पे आपकी रखनी है, जो कि अगर ब्रेकआउट होता है 821 के ऊपर, तो टीपी 85 670 के ऊपर हो, यानी अच्छी खासी टीपी इंट्राडे और H4 के टाइम फ्रेम बन जाती है। बट बाइंग ट्रेड आपने इसके ऊपर ही लेनी है, और सेलिंग ट्रेड इसके वही, यानी पिछले वीक वाले एनालिसिस के साथ जाएंगे D1 वाले। तो एग्जैक्ट, खैर एक्यूरेसी देख लें, मैंने कहा था कि टेक्निकल एनालिसिस बहुत सारे हैं, फंडामेंटल्स में गड़बड़ है, लेकिन टेक्निकल्स अनलिमिटेड एनालिसिस है, वो देख लें। एग्जैक्ट मार्केट इस टीएल को ब्रेक करने में फेल हुई, और हमारे एनालिसिस में यही थी कि अगर मार्केट इस टीएल को फेल होती है ब्रेक करने में, तो देन आई डोंट थिंक सो कि आपको क्या करना चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए। और हुई भी नहीं, होनी चाहिए थी, नहीं हुई। लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ तो मैंने तो ट्रेड की तरफ देखा भी नहीं, ब्रेकआउट होता तो देन बड़ी अच्छी बात थी। अब डिक्सी की बात करते हैं, जो कि पूरे ट्रेंड का बादशाह है। अब डिक्सी, डिक्सी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है बच्चों। हमने एक एरो, दो एरो, तीन एरो, और ये तकरीबन कुछ चार एक एरो जो है वो लगा के रखे हुए थे, और साथ हमने वेज वुज और बड़ा कुछ बनाया हुआ था। लेकिन जाहिर है, मैंने आपको कहा था कि फैसला कुन मराहल पे, अगर ऊपर ब्रेक हो गया गोल्ड थले जाएगा, वो गया भी, आपके सामने है डाटा, आपके सामने स्टैट्स हैं। हमने अपने ऊपर मैंने की हुई थी, हमने जो डाटा जो स्टार्ट से जो चीजें अवेलेबल थी उसके ऊपर एनालिसिस की बेस रखी हुई थी, कि अगर ऊपर ब्रेकआउट गोल्ड सेल कर लो। इंटरडे में तो एंट्रियां मैंने दी हुई थी कि ये ब्रेकआउट हो तो सेल, ये वाला ब्रेकआउट हो तो बाय। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ये ब्रेकआउट अपवर्ड होता, तो मैंने आपको बोला था देन गोल्ड फिर नया लो बनाएगा, फिर तो कोई है ही नहीं। और ब्रेकआउट कर भी गया एग्जैक्ट हमारे लेवल को। अभी रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट के ऊपर पिन, आप कह लें कि आप, बल्कि कह लें कि आप एक ड्रैगन फ्लाई कह लें, बट इसको स्टिल मैं शक की निगाह से देखूंगा।
ये भी ड्रैगन फ्लाई कंफर्मेशन नहीं है। मंडे वाले दिन अगर इस तरह का कोई पैटर्न बन जाता है तो मैं उसको कंफर्म आपको बाय बता दूंगा कि डिक्सी बाय जाएगा, बट ब्रेकआउट हो गया लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है। ये जो कंफर्मेशन है ये है जुमे वाले दिन की, जो कि वैलिड नहीं मैं मानता। मंडे वाले दिन की जो कंफर्मेशन है, कोई भी कैंडल एक बन जाए उसको हम वैलिड मानेंगे, सिंपली एक बाय की कैंडल भी बन जाए। तो अगर एक मंडे वाले दिन बन जाती है तो ये अपनी बाइंग कंटिन्यू करेगा। जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा, सेकंड टारगेट इसका ये वाला होगा, ये एरिया जो होगा इससे ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा फिलहाल। ठीक है, ये भी एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। ये जो एरिया है ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। ये जो मैंने ये एरिया जो है ये एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन अगर यहाँ तक भी चला जाता तो हमारे मतलब का काम हो जाएगा। तो डिक्सी वही एनालिसिस के साथ हूँ मैं। D1 वाले जो रेजिस्टेंस लगाई थी उसका ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद जनाब रीटेस्ट भी कर रहा है, रीटेस्ट पे एविडेंस भी दे दिए, लेकिन फिलहाल हम एविडेंस किस बेस पे वैलिड नहीं मानते वो आपको पता है। अब जरा आते हैं बारी। अब गोल्ड फैसला कुन मराहल के ऊपर था, गोल्ड की जो प्रिडिक्शन दी थी उसके ऊपर मैं जरा बात करना चाहूंगा। गोल्ड की मैंने आपको इंट्राडे H4 प्रिडिक्शंस दी थी कि आपको क्या करना चाहिए। मैं उनकी तरफ जाना चाहता हूं जो मैंने इंट्राडे प्रिडिक्शंस आपको दी थी। मैंने आपको कहा था कि गोल्ड अबव इसके जाता है। ठहरे मुझे वॉल्यूम इंडिकेटर को रिमूव करने दें। ठीक है, ये भी मैं किसी दिन आपको लेक्चर दूंगा इसको कैसे देखते हैं, सिंपल है बड़ा। अच्छा, रीसेट चार्ट, ये देखें मैंने कहा था कि अगर अबव मार्केट इसके जाती है, इस वाले लेवल के बाइंग कर लेना। लेकिन इस लेवल को मार्केट तोड़ती है, ये लेवल लगा हुआ है, मैंने इस वीक नहीं लगाया, क्योंकि ये लेवल ये और ये लेवल मार्केट अगर तोड़ती है तो सेलिंग में बैठना है। उसके बाद फिर एक लेवल मैंने H4 का बताया था, ये वाला जो कि H4 में यहाँ पे बन रहा है H1। अगर ये ब्रेक होता है तो अगेन आपने सेलिंग लेनी है। लाइक आप लॉन्ग पोजीशन में ना बैठो, सेलिंग करनी भी है या बाइंग करनी भी है तो शॉर्ट टर्म पोजीशंस के अंदर बैठो, क्योंकि अगले हफ्ते में हमारे पास लॉन्ग टर्म फैसला कौन एनालिसिस नहीं है, शॉर्ट टर्म टेक्निक। क्योंकि मैंने स्टार्ट में बोला था कि टेक्निकल एनालिसिस अनलिमिटेड है, फंडामेंटल एनालिसिस में कमी है जो कि हमें लॉन्ग टर्म डायरेक्शन बताते हैं। तो पहला मैंने बोला था कि ब्रेकआउट ये वाला है, और ऊपर भी मैंने बताया था, क्योंकि मैंने कहा था फैसला तब करना है जब मार्केट कहे, मेरे कहने पे फैसला नहीं करना। नीचे ब्रेकआउट हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, और उसका रिजल्ट आपके सामने मार्केट ने दे दिया। अब बच्चों, मार्केट ना इंट्राडे में हमें तो पोजीशन ना ही दे तो बेहतर है। हमें जो लॉन्ग टर्म H4D1 के जो हमारे TL नजर आ रही है वो क्या कह रही है उसके ऊपर थोड़ा सा बताते हैं। एक मैंने यहाँ पे एक डिमांड मार्क की हुई है, आप इसको सपोर्ट के तौर पे भी कंसीडर कर सकते हैं। डिमांड भाई लाइक ये वाला एरिया जो है ना, मैं आपको बताऊं ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया कंसीडर किया जाएगा। अब हमारी जो न्यूज़ हैं, जो फेड स्पीक है, अगर वो पॉजिटिव आती है, डॉलर के हक में आती है, तो फिर ये है कि हमारा जो गोल्ड है वो कुछ इस तरह करके हमारा ये जो टारगेट है या ये जो TL चली आ रही है एग्जैक्ट इसके ऊपर, या हमारी जो ये सपोर्ट या डिमांड का जोन है इसके अंदर आ सकता है। और हम चाहते भी यही है कि इसके अंदर आए और फिर हम अगले हफ्ते कोई ना कोई फैसला लें। इस हफ्ते तो ये फैसला नहीं करेगा, मैं भी कर भी दे, लेकिन जो फेड है वो हम भी चाहते हैं कि डॉलर के हक में जाए, ताकि क्योंकि इस वक्त मैं आपको बाइंग करना बिल्कुल, क्योंकि गोल्ड सेल ट्रेंड में ना लोग कहते हैं बहुत सेल जा चुका है, बाय कर लेते हैं, ट्रेड में फंस जाती हैं। बाय नहीं करना, सेल भी नहीं। अच्छा, कुछ कहते हैं अच्छा बाय नहीं करना तो सेल कर लेना, नहीं करना सेल, बाय भी नहीं करना, सेल भी नहीं करना, क्योंकि मिड में खड़ा है, वहां पे कोई रेजिस्टेंस नजर आ रही है, कोई सपोर्ट आ रही है, कोई डिमांड, कोई सप्लाई, वट एवर आप कोई भी चीज फॉलो कर रहे हो। हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट D1 मंडे का फेड जो है थोड़ी सी अगेंस्ट आ जाए, तो मार्केट इस तरह लोअर हाई बनाए, उसके बाद लोअर लो बनाए, और उसके बाद फिर वापस इस तरह जाके टकराए। यानी वापस वो जाए भी तो वो 1890 पे जाए, और उसके बाद अगेन एक बड़ा सा लो बना के नीचे आए। तो हम इस चीज को देख रहे हैं कि एटलीस्ट एक बाइंग का पुश चाहिए उसको, क्योंकि मार्केट गोल्ड की जब भी नीचे गिरी है ना तो बड़ी जलील करके गिरती है। तो ऑलरेडी बड़ी स्पाइक जो आई है, ये समझ लें कि बड़ी अच्छी चीज है, इतनी लंबी स्पाइक आई है, वो किधर से गिरना शुरू हुआ है 40-42 से, और किधर आके खड़ा हो गया। तो मजीद हम कह रहे हैं कि इस रेंज में गोल्ड आए तो हम अगर 1820, 1816, 1822, 23 की रेंज, यानी मजीद गोल्ड जो है वो 300 पिप्स गिरे, हम इस चीज की हक में है, ताकि हमें नीचे से कोई बाइंग मिले, क्योंकि हम डाउन साइड से हमेशा ऐसा इन्वेस्टर बाइंग करना चाहते हैं। इंट्राडे में तो मैंने आपको सेलिंग भी करवा दी थी, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन नहीं बताई थी, मैंने बताता भी नहीं था और बतानी चाहिए भी नहीं थी। और लास्ट टाइम मैंने आपको एक रेजिस्टेंस भी बताई थी जो कि मुझे लग रहा था कि ब्रेक नहीं होगी, खैर मार्केट उस तक गई नहीं, ये वाला एरिया जो है।
तो मैं ना एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन लेता हूँ और लॉन्ग टर्म ट्रेड लेता हूँ और उसके बाद फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। लॉन्ग टर्म में ना बैठूँ ना तो इंट्राडे में नहीं बैठता, गोल्ड में, करेंसीज में तो चलता है। लॉन्ग टर्म में अगर मैं नहीं बैठा हुआ ना गोल्ड में सेलिंग में, तो मैं इंट्राडे भी नहीं बैठूंगा। अब पिछली बार मैं लॉन्ग टर्म में बैठा हुआ था तो इंट्राडे से मैंने 70 76 तक कुछ ना कुछ अर्निंग कर लिया। उसके बाद नीचे गोल्ड गिरा, लेकिन मेरा टारगेट अचीव था, मेरे मतलब की चीज नहीं थी और मैं बिजी भी था। और ये जो था ना, जिसको मार्केट इस एरिया को भी मार्केट को रोकना चाहिए था, इसने भी खैर नहीं रोका मार्केट को। सो इट सीम्स के मार्केट नीचे गिरे और उसके बाद एक फैसला कुन मराहल आए। अब हम थोड़ा सा यूरो यूएसडी के ऊपर बात करते हैं। इंट्राडे जो चीज बताऊं उसको इंट्राडे के तौर पे आपने ले लेना है। अच्छा, यूरो यूएसडी में हम बाइंग की एक्सपेक्टेशन थी मेरी, बट नहीं हुआ। बट मैंने दो चीजें इंट्राडे के अंदर भी बताई थी कि वट एवर वेन एवर, जब भी ऊपर नीचे दोनों तरफ ब्रेकआउट हो तो एंट्री हम ले सकते हैं। सपोज करें क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया तो डेफिनेटली इसका ब्रेकआउट डाउनवर्ड ही होना था। ये लेवल था और ऊपर से ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, एक साइडवेज ट्रेंड मैंने आपको ढूंढ के दिया था कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आप सेलिंग में बैठ सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट हुआ भी और सेलिंग मार्केट गई, उसके बाद बाय जा रही है। तो खैर ये तो पिछली कहानी है पिछले हफ्ते की। इस हफ्ते क्या चीज़ हमें मिल रही है? इस हफ्ते बच्चों वैसे तो एक लंबी सी, आप कह लो कि ये चीज़ इस तरह बन रही है, लेकिन मैं इतना लंबा जाना नहीं चाहूंगा, इतनी लॉन्ग टर्म की तरफ मैं जाना नहीं चाहूंगा। क्योंकि H4 के ऊपर, H4 वैसे एरिया बुरा नहीं है, टाइम फ्रेम बुरा नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी ट्रेंड लाइन और इतना बड़ा ट्रेंड जो कंटिन्यूअसली सेल जा रहा है। मैं जो बैठना चाह रहा था या मैं जो देख रहा था मार्केट को, वो इन एरियाज में, ये जो एरियाज हैं इनके अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। लाइक ये और ये, मैं कह रहा था कि मार्केट इस चैनल के अंदर मैं ट्रेड करने के हक के नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म ट्रेड चाहिए H4 की। तो ब्रेकआउट्स के हक में हूँ, वेन एवर वो नीचे होता है या अपवर्ड होता है, बट ब्रेकआउट हो तो फैसला कुन मराहल के ऊपर खड़ा नहीं है, लेकिन जा सकता है। इंट्राडे ट्रेड आपको कोई ना कोई मिल जाएगी, इंट्राडे यूरो की कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। इंट्राडे में कमी नहीं है, क्योंकि ये वाला जो एरिया था इससे मार्केट जो है डर के नीचे गई है। तो ये एरिया, ये वाला जो एरिया है, तो अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ज्यादा ऊपर नहीं जा सकेगी। फर्ज करें ऊपर जा, क्योंकि मार्केट ना लो लोअर हाई इसमें है। और आप थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ये डबल बॉटम बना के ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके पाए जा रही है। तो अगर मार्केट इस टीएल का ब्रेकआउट करती है देन तो फिर एक लॉन्ग पोजीशन में या एक वीकली पोजीशन के अंदर हम बैठ सकते हैं इसके अंदर। अब जरा बात की जाए जीबीपी जेपीवाई की, बात हो चुकी है। जीबीपी यूएसडी में कुछ इतना खास नहीं है, जो हमारी प्रिडिक्शन थी कि ऊपर ब्रेकआउट होगा वो नहीं हुआ, वो डाउनवर्ड ब्रेकआउट हो गया, नीचे ब्रेकआउट हो गया। सो जीबीपी यूएसडी के अंदर तो मैं फिलहाल मैं कहूंगा कि ना फिलहाल रुक जाए, सब्र करें, क्योंकि मुझे लग रहा है हिडन डाइवर्जेंस होनी है और इसने सेल जाना है। बट अभी रुक जाए, अभी कोई इतना को सेटअप खास नहीं है। मैनिपुलेशन हो सकती है, होगी भी, देख लीजिएगा। हमारी प्रिडिक्शन थी कि अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है तो अब बाय कर लेना, लेकिन वो ब्रेकआउट नीचे की साइड पे हो गया और मार्केट सेल चली गई। लेकिन सेल करने का मैंने कहा नहीं था, और अच्छा ही कहा था कि नहीं कहा था। और यूरो का तो आप एनालिसिस देख लें, पड़े होते हैं रिकॉर्ड में कि मैंने कहा था बाय या सेल दोनों ब्रेकआउट पे करते हैं। इसका मैंने नहीं बताया था, क्योंकि इसने सेल गई भी है ना तो बड़ा जलील करके गई है। देखो किस तरह सेल गई है, जलील वाली कैंडल्स, बड़ी बड़ी कैंडल बना के सेल जाए ना तो मजा भी आता है। तो ये एनालिसिस है, ये आउटलुक है। मैं गोल्ड को बाइंग करना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि हम बगैर एविडेंस तो नहीं करेंगे, तुक्के के ऊपर नहीं करेंगे, हम चाहेंगे, मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट गोल्ड किसी पोजीशन के ऊपर हो तो वहां से मैं हम बाइंग करेंगे। सेलिंग के हक में फिलहाल मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस होगा, बाकी लोग लगे रहें, करते रहें, कहते रहें, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरे एनालिसिस मेरे हक में नहीं है। मार्केट जाती है सेल जाए, मार्केट जहन्नुम में चली जाए, आई डोंट केयर, मेरे एनालिसिस होंगे, मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट होगा, मुझे क्योंकि अपने आप के ऊपर ट्रस्ट है तो मैं बैठूंगा। मुझे नहीं समझ आ रही, मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। बेशक अब लोग कहते हैं कि ओ हो सेल कर ले तो बड़ा प्रॉफिट होता नहीं, ये ओ कुछ भी नहीं है। मार्केट मौका देती है, हर दिन देती है, हर घंटे हर मिनट देती है, तो ओहो नहीं होता, अगले मौके की तलाश की जरूरत होती है। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज।